सभी को नमस्ते जी। साथियों, एक अपराजय राष्ट्र क्या होता है, एक अपराजय राष्ट्र की सीमाएं क्या होती हैं, एक अपराजय राष्ट्र के अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध क्या होते हैं और एक अपराजय राष्ट्र किस प्रकार मुट्ठी मुट्ठी भर लोगों के द्वारा गुलाम बना लिया जाता है और एक अपराजय राष्ट्र को किस प्रकार खंड खंड मुट्ठी मुट्ठी भर लोगों के द्वारा तोड़ा जाता है, इन सब चीज़ों का उदाहरण मिलता है हमें हमारे ही देश भारतवर्ष में। क्योंकि यह भारतवर्ष महाभारत की गुलामी के बाद अपने सिद्धांतों से दूर हो गया और परिणाम ये हुआ कि यह खंड खंड टूटा, खंड खंड बटा और इसमें इस प्रकार तक हुआ कि यह एक मत वाले जिस राष्ट्र में लोग हुआ करते थे, सत्य सिद्धांतों के लिए उन्होंने अपने परिवार के लोगों का भी सर्वनाश तक कर दिया। वही उस राष्ट्र के लोग सिद्धांतों से इतना दूर हो गए कि वह अपने राष्ट्र को भी सुरक्षित नहीं कर पाए और राष्ट्र को सुरक्षित करना तो दूर की बात है, अपने राष्ट्र का नाम तक सुरक्षित नहीं रख पाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा आप सभी के बीच क्या इस अपराजय राष्ट्र के आज के समय में समस्याएं क्या हैं, कौन इसका शत्रु है, कौन इसका समाधान कर सकता है और क्या हमें करना चाहिए। तो दोस्तों, बने रहिए आज के इस वीडियो में। मैं अनिल आर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपरिचित भारत में। समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अथ कान्तं प्रवक्ष्यामि कुण्डली चेतनादिकं सहस्रनाम सकलं कुण्डलिन्या प्रियं सुखम्। दोस्तों, मैं अगर ये कहूं कि संसार भर में अगर परमपिता परमेश्वर के बाद कोई सत्ता आती है जो जिसको सबसे ज़्यादा ताकतवर माना जाता है तो वह होती है सरकार। अब सरकार हर देश में अलग अलग है, परंतु यह भारत इकलौता ऐसा देश है जहां हर व्यक्ति अपनी राजनीतिक पार्टी बना सकता है, अपनी राजनीतिक विंग खड़ी कर सकता है और अपने अपने स्तर पर बांटने का काम हम सब देखते हैं। हमारे देश में इतनी पार्टियां बनी हैं, इतनी पार्टियां बनी, अगर गिनने लग जाओ तो 5 से 10 हज़ार पार्टियां के तो ऑफिशियल बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। इतनी पार्टियां हमारे देश में हैं और सबके अपने अपने मत हैं। पर क्या हम ये जानते हैं क्या से एक सिद्धांतों पर, वेद के सिद्धांतों पर चलने वाला राष्ट्र किस प्रकार इतने भिन्न भिन्न मत मतांतरों में फंस गया? शायद नहीं, और थोड़ा बहुत हो सकता है जानते भी हो। तो इस विषय में चर्चा हम आगे बढ़ाएं तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपने इतिहास को समझना पड़ेगा। और इतिहास में जब हम समझते हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझते हैं, तो हमारे भारतीय पॉलिटिक्स में एक शब्द सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है और अभी भी हो रहा है। वह शब्द है कम्युनिस्ट, वह शब्द है साम्यवादी विचारधारा, वह शब्द है पूंजीवाद विचारधारा, वह शब्द है समाजवादी विचारधारा। यह सारे के सारे शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते हमें लगते हैं, पर हमारा आज इस देश का युवक उन विचारधाराओं में भेद नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको इस प्रकार का दृष्टिकोण जहां सीखना चाहिए था, सिखाना चाहिए था, वहां उस प्रकार की इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और इसी का परिणाम है कि हमारा आज का युवक वह कभी तो साम्यवादी विचारधारा में फंस जाता है, कभी वह लेफ्टिस्ट हो जाता है, कभी राइटिस्ट हो जाता है, कभी वह वामपंथी हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी ईसाई हो जाता है, कभी बौद्ध बन जाता है। वह बेचारा सारा जीवन संशय में बिता देता है। और आज इस देश की परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि हमारा देश का युवा एक कटी पतंग की भांति हो गया है कि जिधर हवा का झोंका आता है उधर ही उड़ चल पड़ता है। जैसे कटी पतंग के ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं रहता, आज वैसे हमारे देश का युवा हो गया है। और विचार करो, यह देश वह देश है जिस देश में युवाओं की संख्या 60% है। तो विचार करो इस देश की दिशा क्या होगी। अर्थात अगर मैं ये कहूँ ऐसे डोलता हुआ देश हो गया है। यह कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हमारे इतिहास में इतने घटनाएं हुई हैं जिनको हम नहीं जानते। शायद आज मैं आप सभी के बीच में उसका एक भूमिका के रूप में आप सभी को रखने में सफल रहूं, ऐसी मैं कामना करता हूं। दोस्तों, इसके लिए हमें थोड़ा सा एक बार वर्तमान के परिप्रेक्ष्य को समझना होगा। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि चाइना हमारे देश के 20 जवानों को मार चुका है और हमारा क्षेत्र जो भारत का क्षेत्र है, अगर हम जो चाइना अधिकृत क्षेत्र है उसकी बात न भी करें तो भी वह हमारे क्षेत्र में घुसकर हमारे लोगों को, हमारी सेनाओं के ऊपर आक्रमण कर रहा है और उन लोगों की हत्याएं कर रहा है, हमारे सैनिकों की हत्याएं कर रहा है। और दुर्भाग्य देखो,
जिस विचारधारा का आज पूरा चीन है, इस विचारधारा के बहुत सारे लोग, और मैं कहूँ हजारों लोग इस देश में हैं जो आज भी प्रत्यक्ष रूप से चीन का समर्थन करते हैं। और इस विचारधारा के लोग आज से नहीं है। माँ बाप को थोड़ा इतिहास बताता हूँ इस विचारधारा का, जिसको आज हम साम्यवादी विचारधारा कहते हैं, जिसको आज कम्युनिज्म कहते हैं, जिसको कम्युनिस्ट लोग कहते हैं और जिनको कॉमरेड कहते हैं, उनकी विचारधारा बताता हूँ। ये इतने खतरनाक लोग हैं, इतने खतरनाक लोग, अगर हम इनके बारे में समझने लगे तो मैं रूह कांप जाए। अब समझिए, सन 1939 से 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है। दो प्रकार के देश आपस में लड़ रहे होते हैं, एक मित्र देश, एक शत्रु देश। मित्र देशों में जो देश होते हैं वह जापान, इटली और जर्मनी। उसके अतिरिक्त जितने देश होते हैं वो सारे शत्रु देशों में होते हैं, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड और इंग्लैंड के प्रतिनिधि जिनके अधीन जो देश थे जैसे भारत आदि, वो सब। पर इन देशों में एक देश अलग था जो अपने आप में स्वतंत्र था, वह था रूस। ये सारे के सारे देश आपस में लड़ रहे होते हैं। अब हिटलर के ऊपर इतना दबाव बनाया जाता है, हिटलर के ऊपर इतना जो शत्रु देश थे, अर्थात मैं कहूँ भारत के मित्र देश थे, जो क्योंकि भारत उनके पक्ष में युद्ध कर रहा था, उनके लिए युद्ध कर रहा था, वह हिटलर के ऊपर इतना दबाव बनाते हैं कि हिटलर रूस के ऊपर हमला कर देता है। अब मैं ये घटना आपको क्यों बता रहा हूँ, इस घटना का हमारे इतिहास से बहुत गहरा ताल्लुक है। वो किस प्रकार से है, जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय भारत देश का महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की बगावत करने के लिए हिटलर आदि से हाथ मिलाते हैं, टोजो से हाथ मिलाते हैं, जो जापान का उस समय का सबसे प्रमुख व्यक्ति था, उन लोगों से हाथ मिलाते हैं। और उन लोगों का वह किसके विरोधी, उनका विरोधी कौन, अर्थात इंग्लैंड और अमेरिका के देश। तो जब नेताजी उनका विरोध करते हैं और हिटलर पर दबाव बना दिया जाता है, हिटलर दबाव में रूस के ऊपर जब हमला करता है, तो नेताजी कहाँ जाना चाहते थे, रूस जाना चाहते थे। तो रूस का जाने का उनका प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि हिटलर ने पहले ही रूस के ऊपर हमला कर दिया और सबको पता था कि नेताजी हिटलर से मिल चुके हैं। इस प्रकार का हम सब देख रहे थे। और जैसे ही रूस पर हमला होता है, उस समय तक पूरी भारत में जितना भी कम्युनिज्म था, जितने भी कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे, वह सारी की सारी विचारधारा रशिया से नियंत्रित हो रही थी, अर्थात उसमें जिसको सोवियत रूस कहते हैं उस समय का। और जैसे ही हिटलर रूस के ऊपर हमला कर देता है तो अंग्रेजों के पिट्ठू भारतीय लोग किसके विरोधी हो जाते हैं, हिटलर के। और हिटलर के विरोधी होते ही वह प्रत्यक्ष रूप से विरोधी हो जाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। और परिणाम देखो, यह आप इतिहास में पढ़ सकते हैं। इन्हीं भारत के कम्युनिस्ट लोगों ने नेताजी को हिटलर का कठपुतली और कर्नल टोजो का कुत्ता तक कह दिया। अरे भूल गए वो लोग, इतने गद्दार किस्म के लोग थे, इतना गंदा खून था उन लोगों का, जिस व्यक्ति की वजह से वो आजादी को प्राप्त हुए, उसी के ऊपर इतने भयंकर लांछन लगाए। यह तो कभी ना देश के हुए, ना कभी धर्म के हुए, ना किसी चीज के नहीं हुए। अब हमें यह समझना होगा, अगर ये जो लोग हमारे देश में हैं तो इनसे हमें हानि क्या हुई और ये किस प्रकार से बढ़ गए, इसका अगर मूल समझना चाहे तो इनसे सबसे पहले हानि समझते हैं। यह जब किसी भी देश में यह विचारधारा फैलती है, अगर मैं भारत की सीधी बात करूं, जब भारत में इनकी विचारधारा फैली तो इन्होंने भारत के इतिहास, भारत की परंपराएं, भारत की संस्कृति, भारत की मान्यताएं, भारत के धर्म, भारत की अन्य जितनी सभ्यताएं आदि जितनी भी चीजें थी, उनको सिरे से खारिज कर दिया। ये हम इनको नहीं मानते, और नहीं मानते अर्थात उन्होंने बेकार, रद्दी, घटिया किस्म की चीजें कहकर उनको छोड़ दिया। ठीक है, यहां तक एक बात समझ में आती है। अब क्या होता है, नेहरू, गांधी और अन्य नेहरू के जितने सहयोगी थे वो अप्रत्यक्ष रूप से कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित लोग थे, सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे लोग। तो इन लोगों ने जब सत्ता हस्तांतरण होता है तो उन्हीं गंदे खून वाली विचारधारा को, उन्हीं कम्युनिस्ट विचारधारा को सत्ताओं में आसीन कराया, न मात्र सत्ताओं में आसीन कराया, भारत के एजुकेशन सिस्टम में भी उतारा। और उसका परिणाम ये रहा कि भारत की छाती के ऊपर, अर्थात भारत के केंद्र दिल्ली में यूनिवर्सिटी बनाई गई जिसका नाम JNU रखा गया। और वही यूनिवर्सिटी आज सबसे बड़ी फैक्ट्री है भारत के युवाओं को उसके मूल से हटाने का। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। भारत तेरे टुकड़े होंगे।
आप सभी ने देखा होगा, अभी हमने जेएनयू में कितने दंगे हर रोज होते रहते हैं, उसका कारण यही है, वो विचारधारा। वह बालक जो जेएनयू में पढ़ता है, उन लोगों का इतना ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि वह अपने धर्म, संस्कृति, परंपराओं आदि का सबका विरोधी, घनघोर विरोधी हो जाता है। और एक बात, आज हम चाइना का विरोध कर रहे हैं, आज हम चाइना के सामान का बाइकआउट कर रहे हैं, चाइना के एप्लीकेशंस का विरोध कर रहे हैं। मैं आज आप इसका कम्युनिज्म का, कम्युनिस्टों का समाधान बताता हूं। सुनो, हमें समाधान क्या करना होगा। आज के इस भारत में देखें तो हमारा बहुत सारे क्रियाकलाप, बहुत सारे उद्योग, बहुत सारे व्यापार चाइना के ऊपर हमारे निर्भर है, क्योंकि वहाँ प्रोडक्शन बहुत सस्ता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ से उत्पादन बहुत सस्ता हो जाता है, इसलिए हम उनके ऊपर किसी बहुत सारे रूप में डिपेंडेंट बने हुए हैं। परंतु अगर हम वाकई में अपने इस भारत में उनका ठीक ठीक समाधान चाहते हैं, चाइना मुक्त भारत चाहते हैं और हम शत्रु मुक्त भारत चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले चाइना के एलईडी हम ऊपर से फेंकें, चाइना के तो फोन तोड़ दें, चाइना के खिलौने पर प्रतिबंध लगाएं। उससे पहले हमें एक काम करना होगा। वह काम ये कि हमें अपने देश में जितने कम्युनिस्ट लोग हैं, जो चाइना के विचारधारा के लोग हैं, जो साम्यवादी विचारधारा के लोग हैं, हमें उनके ऊपर दमन चक्कर चलाना होगा। और जब तक उस विचारधारा के लोग इस भारतवर्ष में रहेंगे, तब तक वह हमारे लोगों में इस प्रकार की धारणाओं का प्रचलन करते रहेंगे कि यह भारत की मान्यताएं, परंपराएं बेकार हैं। और आपको जानकर दुख होगा, आपको जानकर हैरानी होगी और अपने आप में इसको विडंबना आप कहेंगे कि यही कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग आज आरएसएस में घुस चुके हैं, आज आर्य समाजों में घुस चुके हैं, आज एजुकेशन सिस्टम में घुस चुके हैं, न्यायपालिका में घुस चुके हैं, वह पुलिस व्यवस्था में घुस चुके हैं, वह भारत की हर व्यवस्था में घुस चुके हैं। उनसे लड़ना हमारा सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि कोई भी, याद रखो, कोई भी शत्रु होता है वह हम पे आक्रमण में सफल तब हो पाता है जब उस शत्रु को हमारे लोग अंदर से सपोर्ट करते हैं। और अंदर से हमारे सपोर्ट कौन कर रहे हैं? हमारे ही अपने लोग। और वह हमारे साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं और हम उनको पहचान नहीं पाते। और पहचान इसलिए नहीं पाते क्योंकि हमें सही गलत का ज्ञान कराने की जो जिम्मेवारी है, जो हमारे जो सही गलत का जो हमें दृष्टिकोण हमें स्थापित होना चाहिए था, हमारे युवाओं में होना चाहिए था, उस दृष्टिकोण को तो बहुत पहले से रोक दिया गया। अर्थात हमारे गुरुकुल सिस्टम, अर्थात हमारे वेद विज्ञान, अर्थात हमारे संस्कार, अर्थात हमारे ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ना पढ़ाना इस समय देश में बहुत पहले से ही बंद करा दिया गया। तो आज हमें दोबारा से उन ऋषियों के मत को मानना होगा, समझना होगा, बढ़ना होगा, उसी पथ पर बढ़ाना होगा, तभी इस भारत को हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षित कर पाएंगे। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भूमिका में कह रहा हूं, इस वीडियो को कोई अन्य वीडियो मत समझना। हम आप सभी को लोगों की अगर अच्छा होगी तो हम सभी लोग ऐसा प्रयास करेंगे पूरे कम्युनिज्म को शुरू से लेकर, पहली कड़ी से लेकर आखिरी कड़ी तक समझाने की हम एक प्रायोजित सीरीज भी इस पर चलाएंगे, अगर आप सभी लोग चाहेंगे तो आज हम भूमिका के रूप में बता रहे थे, चाइना का समाधान अन्य किसी भी देश का समाधान करने के से पहले हमें उस देश में, अपने देश में उस देश की विचारधारा का दमन करना होगा। इसी प्रकार अमेरिका की विचारधारा भारत में पनप रही है। अब सोच विचार करके देखो, एक छोटा सा देश नेपाल जो हमारे आश्रित देश रहा, वह भी चाइना की विचारधारा, जब कम्युनिज्म की विचारधारा आती है तो उस देश का विरोध कर बैठता है जिस देश के अधीन रहकर उसने अपना अस्तित्व बनाए रखा, अर्थात भारत का विरोध कर बैठता है। श्रीलंका इसमें विरोध में फंस जाता है और न जाने कितने देश इसके चक्कर में आ रहे हैं। तो हमें अपने देश के युवाओं को, अपने देश को उससे सुरक्षित करना होगा। और मैं आज आपको एक नारा देता हूं। क्या नारा है? बाइकआउट चाइना, बाइकआउट कम्युनिस्ट, बाइकआउट चाइना, बाइकआउट कम्युनिज्म। अगर हम इस नारे को इस भारतवर्ष में स्थापित कर पाए तो याद रखना, हम आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित भारत दे पाएंगे, एक शत्रु मुक्त भारत दे पाएंगे। और यह शत्रु मुक्त भारत की परिकल्पना शुरू होती है अपने भारत के बीच में, अपने हमारे बीच में जो भारत के शत्रु बने हैं उनका दमन चक्कर चलाकर, उनका दमन करके। और इसके साथ साथ अंतिम बात मैं कहता हूं, और हमारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वेद के सिद्धांतों के विरुद्ध आचरण करते हैं, जो वेद के सिद्धांतों को मानते नहीं हैं, जो अपने साम्राज्य बनाने के लिए लगे हुए हैं, वेद के सिद्धांतों को अपने ढंग से प्रसारित कर रहे हैं। उनको इतना सीधा जान लेना, वह भी कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट हैं और वह भी उतने ही शत्रु हैं इस भारतवर्ष के जितने अन्य लोग हैं। तो आओ
हम सब मिलकर शुद्धि का एक दमन चक्र चलाएं। आओ हम अपने राष्ट्र को सुरक्षित करें, आओ हम अपने राष्ट्र को शत्रु मुक्त करें। हम बाइकआउट चाइना, बाइकआउट कम्युनिस्ट का नारा देकर अपने भारत को सुरक्षित करें। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक पर, ट्विटर के ऊपर, हर जगह पे, हर सोशल मीडिया पर आप मुझे अपरिचित भारत और अनिल आर्य के नाम से सर्च कर सकते हैं। और आपका अगर कोई निजी प्रश्न है, अगर कोई मुझसे चर्चा करना चाहते हैं, जो लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे भाई आपका नंबर क्या, नंबर दे दीजिए, बात करना चाहते हैं, तो मैं आप सबको बताता हूं मैं सभी से चर्चा कर रहा हूं, सभी से बात कर रहा हूं। मैं आप सभी के लिए उसके लिए मिलूंगा आपको मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, आइए वहां हमसे आपसे आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट में मुझे जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों अब मैं मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, सभी को नमस्ते जी।